आज की कहानी में हम देखेंगे कि किसी अनजान वायरस की वजह से पूरी दुनिया से इंसान खत्म हो चुके हैं, लेकिन किस्मत से एक आदमी अभी भी जिंदा बचा हुआ है जो पिछले 2 सालों से किसी जिंदा इंसान को ढूंढ रहा था। तभी एक दिन उसकी नजर कुछ कपड़ों पर पड़ती है। उन कपड़ों को देखने पर उसे एहसास होता है कि यह किसी आदमी के नहीं बल्कि किसी लड़की के कपड़े हैं। आदमी के दिमाग में तुरंत लड्डू फूटते हैं और गंदी बातें चलने लगती है। उसे लगने लगता है कि अब पूरी दुनिया की आबादी बढ़ाने की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर आने वाली है। लेकिन क्या वह अपने मन में फूट रहे इन लड्डुओं को सच में खा पाएगा या फिर किस्मत एक बार फिर उसके साथ खेल खेलेगी, यही हम आगे देखेंगे। कहानी की शुरुआत होती है फिल मिलर नाम के आदमी से, जो पिछले 2 सालों से अमेरिका के अलग अलग शहरों में घूम रहा था। वह जहां भी जाता वहां बड़े बड़े बोर्ड पर लिख देता कि अगर कोई जिंदा इंसान है तो उसे टक्सन सिटी में आकर मिले, क्योंकि फिल अब भी उम्मीद लगाए बैठा था कि कहीं ना कहीं कोई और इंसान जरूर बचा होगा। लेकिन सालों की तलाश के बाद भी उसे कोई नहीं मिलता। आखिरकार थक हार कर वह वापस अपने होम टाउन टक्सन लौट आता है। अब उसका मानसिक संतुलन भी धीरे धीरे बिगड़ने लगा था, क्योंकि इंसान चाहे कितना भी अकेला रहना पसंद करता हो, लेकिन बिना किसी से बात किए सालों तक जीना लगभग नामुमकिन है। घर पहुंचते ही फिल सोचता है कि जब पूरी दुनिया खाली पड़ी है तो आखिर वह अपने पुराने साधारण घर में क्यों रहे। इसलिए वह शहर के सबसे अमीर इलाके में जाकर एक शानदार हवेली पर कब्जा कर लेता है। फिर वह दुनिया भर से महंगी महंगी चीजें उठाकर वहां सजाने लगता है। करोड़ों डॉलर की पेंटिंग्स, म्यूजियम की कीमती चीजें और यहाँ तक कि डायनासोर का एक विशाल सिर भी वह अपने घर में लाकर रख देता है। शुरुआत में यह सब उसे बहुत मजेदार लगता है, लेकिन समस्या यह थी कि यह सारी चीजें सिर्फ कुछ समय तक ही खुशी देती हैं। आखिरकार फील के पास ना कोई दोस्त था, ना कोई परिवार और ना ही कोई ऐसा इंसान जिससे वह 2 बातें कर सके। इसलिए वह अजीब अजीब तरीके से अपना समय काटने लगता है। कभी वह महंगी शराबों के स्विमिंग पूल में नहाता है, तो कभी करोड़ों की कारों को आपस में भिड़ाकर उड़ाता है और कभी पूरे दिन बेकार की हरकतें करता रहता है। यहाँ तक कि उसका घर भी धीरे धीरे किसी कबाड़ खाने जैसा दिखने लगता है। लेकिन रात होते ही उसे फिर से एहसास होता था कि उसे आज भी अपने हाथों से काम चलना पड़ेगा। समय बीतता जाता है और फील का अकेलापन बढ़ता जाता है। एक दिन वह बार में बैठकर खिलौनों और पुतलों से बातें करने लगता है। वह उन्हें अपने दोस्त मान चुका था, क्योंकि अब उसके पास बात करने के लिए कोई और नहीं था। लेकिन जब सामने से कोई जवाब नहीं आता तो उसकी हालत और खराब हो जाती है। फिर एक दिन अकेलेपन से परेशान होकर वह एक महिला के पुतले के हाथ की रेखाएं मिटाने लगता है, लेकिन तभी पुतले का हाथ टूटकर नीचे गिर जाता है और बस यहीं पर फील पूरी तरह टूट जाता है। उसे महसूस होने लगता है कि अब उसके जीने का कोई मतलब नहीं बचा। अगले दिन वह एक पहाड़ी पर जाता है और वहां बड़े बड़े अक्षरों में RIP फिल मिलर लिख देता है। यानी अब उसने फैसला कर लिया था कि वह अपनी जिंदगी खत्म कर देगा। कुछ देर बाद वह अपनी कार में बैठता है और पूरी स्पीड से पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी उसे दूर कहीं से धुआं उठता हुआ दिखाई देता है। पहले तो उसे लगता है कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन जब वह दोबारा ध्यान से देखता है तो सच में वहां धुआं उठ रहा होता है और धुएं का मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि वहां कोई इंसान मौजूद है। ये देखते ही फिल की आंखों में 2 साल बाद पहली बार उम्मीद लौट आती है। जो आदमी कुछ सेकंड पहले मरने जा रहा था, अब उसी के अंदर जीने की वजह वापस आ चुकी थी। वह तुरंत अपनी कार मोड़ता है और पूरी स्पीड से उस धुएं की तरफ निकल पड़ता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वहां उसे कौन मिलने वाला है। कुछ देर बाद वह उस जगह पहुंच जाता है जहां से धुआं उठ रहा था। वहां उसे एक छोटा सा कैंप दिखाई देता है। आसपास कुछ सामान रखा हुआ था और साफ पता चल रहा था कि यहाँ कोई रहता है। तभी उसकी नजर एक रस्सी पर टंगी हुई ब्रा पर पड़ती है। यह देखते ही फील की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि यह इंसान कोई मर्द नहीं बल्कि एक औरत है। वह उस ब्रा को ऐसे देख रहा था जैसे किसी ने उसे दुनिया का सबसे बड़ा खजाना दे दिया हो। लेकिन तभी लगातार घूमने और थकान की वजह से वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ता है। जब उसे होश आता है तो उसे लगता है कि वह किसी खूबसूरत लड़की की गोद में लेटा हुआ है। लड़की मुस्कुराते हुए उससे बातें कर रही थी और फिल को यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसकी किस्मत में इतनी अच्छी औरत हो सकती है। लेकिन अगले ही पल उसकी आंख पूरी तरह खुलती है और सच्चाई कुछ और ही निकलती है। असल में उसके सामने कैरल नाम की एक महिला खड़ी थी जो उसे CPR देकर होश में ला रही थी। फिल कुछ सेकंड तक उसे देखता रहता है, क्योंकि उसने अपने दिमाग में जिस लड़की की कल्पना की थी कैरल उससे बिल्कुल अलग थी। उधर कैरल उससे पूछती है कि क्या वह ठीक है, लेकिन फील का ध्यान उसकी बातों पर कम और इस बात पर ज्यादा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। कैरल उसे बताती है कि उसने टक्सन में लगा हुआ उसका जिंदा इंसान वाला बोर्ड देखा था। उसी बोर्ड की वजह से वह यहाँ तक पहुंची थी। ये सुनकर फील की खुशी वापस लौट आती है। आखिरकार इतने लंबे समय बाद उसे कोई जिंदा इंसान मिला था। दोनों कुछ देर बातें करते हैं और फिल उसे बताता है कि
वह पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया में लोगों को ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कोई नहीं मिला। दूसरी तरफ कैरल भी अपनी कहानी बताती है कि वह भी लंबे समय से अकेली भटक रही थी। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी कैरल एक ऐसी बात बोलती है जिससे फील का दिमाग घूम जाता है। वह कहती है कि अगर सच में इस धरती पर सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं तो आगे चलकर इंसानों की गिनती बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी, और उसके लिए सबसे पहले उन्हें शादी करनी पड़ेगी। फिल को पहले लगता है कि वह मजाक कर रही है, लेकिन उसका कहना था कि दुनिया खत्म हो सकती है मगर उसके उसूल नहीं। अगर कभी उनके बच्चे हुए तो वह चाहती थी कि सब कुछ सही तरीके से हो। ये सुनकर फील के चेहरे का रंग उड़ जाता है। अभी कुछ मिनट पहले तक वह सिर्फ इस बात से खुश था कि उसे कोई इंसान मिल गया है, लेकिन अब अचानक शादी, बच्चे और जिम्मेदारियों की बातें शुरू हो चुकी थी। फील बात बदलने की कोशिश करता है और उसे अपना घर दिखाने ले जाता है। रास्ते में भी कैरल की अजीब आदतें उसे हैरान करती रहती हैं। एक सुनसान सड़क पर स्टॉप साइन देखकर कैरल उसे गाड़ी रोकने के लिए कहती है। फिल हैरान होकर पूछता है कि यहाँ आसपास कोई इंसान है ही नहीं तो फिर रुकने का क्या मतलब, लेकिन कैरल फिर भी नियमों का पालन करती है। फील को लगने लगता है कि यह महिला शायद जरूरत से ज्यादा नियम मानती है। कुछ देर बाद दोनों फील की हवेली पहुँचते हैं। कैरल अंदर कदम रखते ही चौंक जाती है। पूरा घर किसी अरबपति के पागल बेटे का अड्डा लग रहा था। हर तरफ बिखरा सामान, महंगी पेंटिंग्स, अजीब सजावट और ढेर सारी गंदगी थी। फिल बड़े गर्व से उसे अपना कलेक्शन दिखाता है, लेकिन कैरल जितना घर देखती जाती है उतनी ही परेशान होती जाती है। फिर उसे घर में रखी हुई बड़ी संख्या में गंदी मैगजीन दिखाई देती है। अब इतने साल अकेले रहने के बाद फील ने अपना मनोरंजन करने के अलग अलग तरीके ढूंढ लिए थे। जब कैरल उससे इसके बारे में पूछती है तो फिल बिना शर्माए सच बता देता है। ये सुनकर कैरल हंस पड़ती है, लेकिन साथ ही उसे एहसास भी हो जाता है कि फील पिछले 2 सालों में कितना अकेला रह चुका है। उधर फील को धीरे धीरे महसूस होने लगता है कि उसे एक इंसान तो मिल गया है, मगर शायद वह वैसा इंसान नहीं है जिसकी उसने कल्पना की थी। दरअसल कैरल हर चीज को नियमों के हिसाब से करना पसंद करती थी, जबकि फील पिछले 2 सालों से बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी की जिंदगी जी रहा था। अगली सुबह जब फील उठता है तो उसे अपने घर के बाहर कुछ अजीब दिखाई देता है। कैरल वहाँ खड़ी होकर उसके घर का सारा कचरा साफ कर रही थी। फिल हैरान होकर पूछता है कि वह क्या कर रही है। कैरल कहती है कि अगर उन्हें लंबे समय तक जिंदा रहना है तो कम से कम इंसानों की तरह रहना सीखना पड़ेगा। ये सुनकर फील को चिढ़ होने लगती है, क्योंकि उसकी नजर में अब इस दुनिया में कोई नियम बचा ही नहीं था। लेकिन कैरल इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। वह पूरे घर को व्यवस्थित करने लगती है, बिखरा हुआ सामान उठाती है, गंदगी साफ करती है और फील की बनाई हुई अजीब सजावट को देखकर सिर पकड़ लेती है। कुछ देर बाद दोनों एक सुपरमार्केट की तरफ निकलते हैं, जहां से उन्हें कुछ जरूरी सामान चाहिए था। रास्ते में फील अपनी कार सीधे हैंडीकैप पार्किंग में खड़ी कर देता है। तभी कैरल उसे रोक देती है और कहती है कि यह जगह विकलांग लोगों के लिए बनी है। फील उसकी तरफ ऐसे देखता है जैसे उसने दुनिया की सबसे बेवकूफी वाली बात कह दी हो। वह कहता है कि इस पूरी दुनिया में हम दोनों के अलावा कोई इंसान है ही नहीं, फिर यहाँ विकलांग आदमी कहाँ से आ जाएगा। लेकिन कैरल फिर भी अपनी बात पर अड़ी रहती है। उसकी यही आदत फील को सबसे ज्यादा परेशान करती थी। उसे लगता था कि कैरल किसी दूसरी ही दुनिया में जी रही है। वहीं दूसरी तरफ कैरल को लगता था कि फील पूरी तरह गैर जिम्मेदार है। धीरे धीरे दोनों की बहसें बढ़ने लगती हैं और फिर एक दिन कैरल फील के सामने एक नई बात रखती है। वह कहती है कि अगर सच में वे दोनों धरती पर बचे हुए आखिरी इंसान हैं, तो उन्हें अपने भविष्य के बारे में गंभीरता से सोचना होगा। और उसी दौरान वह फिर से शादी और आगे परिवार बढ़ाने वाली बात छेड़ देती है। ये सुनते ही फिल लगभग उछल पड़ता है। वह साफ कह देता है कि मैं तुम्हारी बेइज्जती नहीं कर रहा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक जिंदगी बिताने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं रखता। कैरल ये सुनकर दुखी जरूर होती है, लेकिन बाहर से खुद को संभाल लेती है। वह कहती है कि कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम उन्हें इंसानों की तरह रहना तो शुरू करना चाहिए। इसके बाद वह अपने घर के पास एक छोटा सा गार्डन बनाना शुरू कर देती है, जहाँ ताजा फल और सब्जियां उगाने लगती हैं। उधर फील को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अब भी डिब्बा बंद खाना खाकर आराम से जी रहा था। लेकिन कुछ दिनों बाद जब वह कैरल के गार्डन में उगे हुए ताजे टमाटर देखता है तो उसका मन ललचा जाता है। रात के अंधेरे में वह चुपके से कैरल के गार्डन में घुस जाता है और एक एक करके सारे टमाटर खा जाता है। अगली सुबह कैरल को जैसे ही यह बात पता चलती है, वह तुरंत समझ जाती है कि यह काम किसने किया है। वह सीधे फील के पास पहुंचती है, लेकिन फील ऐसे मासूम बनता है जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। हालांकि उसके चेहरे के भाव सब कुछ बता रहे थे। कैरल गुस्से में उसे आतंकवादी तक कह देती है, लेकिन तभी फील की नजर उसके पैर पर पड़ती है। दरअसल जमीन से पानी निकालते समय कैरल के पैर में चोट लग गई थी। पहली बार फील को उसके लिए सच में बुरा लगता है। अब तक वह कैरल को सिर्फ एक परेशानी समझ रहा था, लेकिन इस वक्त उसे एहसास होता है कि यह महिला भी उसी की तरह अकेली है और उसी की तरह जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रही है। यही वजह थी कि पहली बार वह बिना किसी मजाक के उसकी मदद करने का फैसला करता है। फिल पाइप, वॉल्व और बाकी सामान जुटाकर कैरल के लिए पानी का इंतजाम करने लगता है। काफी मेहनत के बाद आखिरकार
वह उसके घर तक पानी पहुंचा देता है। जब नल में पानी बहना शुरू होता है तो कैरल की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह पहली बार फील को सिर्फ एक बेवकूफ आदमी की तरह नहीं बल्कि एक अच्छे इंसान की तरह देखने लगती है। पानी का इंतजाम हो जाने के बाद कैरल खुशी खुशी फील को रात के खाने पर बुलाती है। फील भी पहुंच जाता है, लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि आज की बातचीत उसकी मुश्किलें और बढ़ाने वाली है। डिनर के दौरान कैरल फिर से वही पुरानी बात छेड़ देती है। वह कहती है कि अगर सच में इस धरती पर सिर्फ हम दोनों ही बचे हैं तो आगे चलकर इंसानों की गिनती बढ़ाने की जिम्मेदारी भी हमारी ही होगी। फिल अंदर ही अंदर समझ रहा था कि कैरल आखिर किस तरफ इशारा कर रही है, इसलिए वह आधे मन से कहता है कि ठीक है, अगर तुम इतना ही कह रही हो तो शायद हम कोशिश कर सकते हैं। लेकिन तभी कैरल उसे रोकते हुए कहती है कि उससे पहले हमें शादी करनी होगी। ये सुनते ही फील का चेहरा उतर जाता है, क्योंकि उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि बात सीधे शादी तक पहुंच जाएगी। फिल सिर पकड़कर बैठ जाता है और उसे लग रहा था कि वह किसी और ग्रह की इंसान से बात कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उसकी समस्या भी बहुत बड़ी थी, क्योंकि पिछले 2 सालों में उसने किसी इंसान को नहीं देखा था और अब जो एकमात्र औरत उसके सामने थी वह शादी से कम किसी बात पर तैयार ही नहीं थी। आखिरकार काफी बहस के बाद फील मान जाता है। कैरल तुरंत खुश हो जाती है, लेकिन उसकी एक और शर्त होती है। वह चाहती थी कि फील घुटनों पर बैठकर उसे ठीक तरह से प्रपोज करे। यह सुनकर फील के चेहरे पर ऐसे भाव आते हैं जैसे कोई उसे सजा सुना रहा हो। फिर भी मजबूरी में वह घुटनों पर बैठता है और कैरल को प्रपोज कर देता है। लेकिन जहां कैरल की खुशी का ठिकाना नहीं था, वहीं फील के चेहरे पर ऐसा लग रहा था जैसे उसकी जिंदगी खत्म होने वाली हो। इसके बाद दोनों शादी की तैयारियों में लग जाते हैं। कैरल इस शादी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित थी। वह चर्च सजाती है, शादी का सामान जुटाती है और पूरे मन से तैयारी करती है। उधर फील का हाल बिल्कुल उल्टा था। वह शादी के नाम पर भी सीरियस नहीं हो पा रहा था, यहाँ तक कि अपनी बैचलर पार्टी मनाने के लिए वह अकेले ही अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। शादी वाले दिन आखिरकार दोनों चर्च पहुँचते हैं। कैरल बेहद खुश थी, लेकिन तभी फील एक ऐसी गलती कर देता है जिससे सब कुछ बिगड़ जाता है। जब अंगूठी पहनाने की बारी आती है तो पता चलता है कि फील अंगूठी लाना ही भूल गया है। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल शांत हो जाता है और कैरल का चेहरा भी उतर जाता है। उसे लगने लगता है कि फील ने जानबूझकर ऐसा किया है, क्योंकि वह कभी भी इस शादी को लेकर गंभीर था ही नहीं, और सच कहें तो वह गलत भी नहीं सोच रही थी। कैरल गुस्से और दुख में चर्च छोड़कर चली जाती है। फील भी उसके पीछे जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन जब कोई फायदा नहीं होता तो वह उसके घर पहुंच जाता है। अंदर जाकर पहली बार उसे एहसास होता है कि कैरल इस शादी को लेकर कितनी भावुक थी। उसने पूरे घर को सजाया हुआ था और उनके भविष्य के सपने देखे थे और सच में उम्मीद लगा बैठी थी कि उनकी जिंदगी अब बदल जाएगी। ये सब देखकर फील को पहली बार अपने किए पर शर्म आती है। वह कैरल से माफी मांगता है और इस बार उसकी माफी बनावटी नहीं थी। काफी देर बात करने के बाद आखिरकार कैरल उसे माफ कर देती है। अगले दिन दोनों एक ज्वेलरी स्टोर जाते हैं। अब जब पूरी दुनिया खाली पड़ी थी तो वहाँ लाखों डॉलर की अंगूठियां ऐसे रखी थीं जैसे किसी को उनकी जरूरत ही ना हो। फिल कई अंगूठियां उठाता है और मजाक मजाक में एक एक करके कैरल की उंगलियों में पहनाने लगता है। आखिरकार दोनों की शादी हो जाती है। अब तकनीकी तौर पर वे पति पत्नी बन चुके थे, लेकिन असली समस्या अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि फील ने शादी तो कर ली थी पर उसके दिल में अभी भी कैरल के लिए वैसी फीलिंग्स पैदा नहीं हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद कैरल कोशिश करती है कि दोनों एक सामान्य शादीशुदा जोड़े की तरह रहें। वह फील के साथ समय बिताती है, उसके पसंदीदा कामों में हिस्सा लेती है और यहाँ तक कि उसकी कई अजीब आदतों को भी बर्दाश्त करने लगती है। धीरे धीरे फील को भी उसके साथ मजा आने लगता है। अब वे साथ घूमते हैं, साथ खाना खाते हैं और पहले की तरह हर समय झगड़ते भी नहीं। ऐसा लगने लगता है कि शायद आखिरकार दोनों की जिंदगी पटरी पर आ रही है। लेकिन तभी एक दिन फील और कैरल अपनी कार में घूम रहे होते हैं कि अचानक चौराहे पर उनकी गाड़ी एक लिमोजीन से टकरा जाती है। दोनों चौंक जाते हैं, क्योंकि इसका मतलब सिर्फ एक ही हो सकता था कि उस लिमोजीन में कोई इंसान मौजूद है। फिल तुरंत कार से उतरकर दौड़ता है और अगले ही पल लिमोजीन का दरवाजा खुलता है। उसमें से एक बेहद खूबसूरत महिला बाहर निकलती है, जिसका नाम मेलिसा था। उसे देखते ही फिल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि पिछले 2 सालों में उसने ऐसी किसी चीज की कल्पना ही नहीं की थी। उधर कैरल भी बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि आखिरकार उन्हें एक और जिंदा इंसान मिल गया था। कुछ देर बाद तीनों साथ बैठकर बातें करते हैं। मेलिसा बताती है कि उसने भी फील का जिंदा इंसान वाला बोर्ड देखा था और उसी को फॉलो करते हुए यहाँ तक पहुंची है। मेलिसा कहती है कि शहर में वह कुछ हफ्ते पहले ही पहुंच गई थी, लेकिन उसे फील और कैरल कहीं दिखाई नहीं दिए। ये बात सुनते ही फील के दिल में एक अजीब सा दर्द उठता है, क्योंकि उसके दिमाग में तुरंत एक ही ख्याल आता है कि अगर मेलिसा पहले मिल जाती तो शायद वह उससे शादी करता, लेकिन वह यह बात किसी से नहीं कहता। थोड़ी देर बाद कैरल बड़ी खुशी से मेलिसा को बताती है कि उसकी और फील की शादी हो चुकी है। यह सुनकर मेलिसा भी हैरान रह जाती है। वहीं दूसरी तरफ फील के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि हर बात में उसकी
शादी का जिक्र हो रहा है। कुछ देर बाद वे लोग घर पहुंचते हैं। मेलिसा फिल के घर में लगी हुई महंगी पेंटिंग्स और अजीब कलेक्शन देखकर हैरान रह जाती है, लेकिन तभी कैरल उसे फिल की कुछ गंदी आदतों के बारे में भी बता देती है, यहाँ तक कि उसके मशहूर टॉयलेट पूल का भी जिक्र कर देती है। ये सुनते ही मेलिसा फैसला करती है कि वह फिल के घर में नहीं रहेगी, वह अपने लिए अलग घर ढूंढ लेती है। उधर फिल को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि वह चाहता था कि मेलिसा उसके आसपास ही रहे। उस दिन के बाद से फिल का व्यवहार बदलने लगता है। वह मेलिसा की हर बात पर हंसता है, उसकी पसंद को अपनी पसंद बताता है, और यह तक कि जो फिल्म मेलिसा की फेवरेट होती है वही फिल की भी फेवरेट निकलती है। वह मेलिसा के लिए अपनी दाढ़ी तक शेव कर देता है, जबकि पहले कैरल कितनी बार कह चुकी थी और उसने कभी नहीं सुना। अब साफ दिखाई दे रहा था कि फिल मेलिसा को इम्प्रेस करने की पूरी कोशिश कर रहा है, और यह बात सबसे पहले कैरल नोटिस करती है, लेकिन फिल मानने को तैयार नहीं होता। वह बार बार यही कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, हालांकि उसके चेहरे और हरकतें कुछ और ही कहानी बता रही थी। उधर मेलिसा को भी धीरे धीरे समझ आने लगता है कि फिल उसके प्रति आकर्षित है, लेकिन एक समस्या थी कि फिल शादीशुदा था और मेलिसा रिश्तों को लेकर काफी गंभीर सोच रखती थी। इसी वजह से वह एक सीमा बनाए रखती है, लेकिन फिल के दिल में अब एक खतरनाक ख्याल जन्म ले चुका था। उसे लगने लगा था कि शायद उसने गलत लड़की से शादी कर ली है, और अगर मौका मिला तो वह अपनी जिंदगी बदल सकता है। उधर कैरल भी सब कुछ नोटिस कर रही थी। वह समझ चुकी थी कि फिल के मन में क्या चल रहा है, लेकिन फिर भी वह अपने रिश्ते को बचाने की कोशिश कर रही थी। कुछ दिनों बाद मेलिसा अपने घर पर फिल और कैरल को बियर पीने के लिए बुलाती है। उसके पास एक जनरेटर था जिसकी मदद से वह बियर को ठंडा रख पाती थी, लेकिन फिल चालाकी करता है। वह कैरल को बिना बताए अकेला ही मेलिसा के घर पहुंच जाता है। मेलिसा को लगता है कि शायद कैरल किसी काम में व्यस्त होगी, फिर दोनों बैठकर बातें करने लगते हैं। बातों बातों में मेलिसा बताती है कि पिछले 2 साल उसके लिए भी आसान नहीं थे। वह भी अकेलेपन से लड़ती रही है, उसकी भी अपनी जरूरतें हैं, अपने सपने हैं, और वह भी किसी साथी की तलाश में भटकती रही है। ये सुनकर फिल के अंदर दबी हुई उम्मीद फिर से जाग जाती है। उसे लगने लगता है कि शायद किस्मत ने उसके लिए मेलिसा को ही चुना था, लेकिन फिर मेलिसा एक ऐसी बात कह देती है जिससे फिल का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। वह कहती है कि वह फिल और कैरल के रिश्ते की बहुत इज्जत करती है। ये सुनकर फिल अंदर ही अंदर बेचैन हो जाता है, क्योंकि वह चाहता था कि मेलिसा उसे एक शादीशुदा आदमी नहीं बल्कि एक संभावित पार्टनर की तरह देखे। उस रात घर लौटते समय फिल के दिमाग में सिर्फ एक ही बात घूम रही थी कि क्या वह सच में गलत इंसान के साथ शादी कर चुका है। अगले दिन वह कई बार कोशिश करता है कि कैरल से अपनी शादी खत्म करने की बात करे, लेकिन हर बार कुछ न कुछ उसे रोक देता है। एक बार तो वह लगभग बोल ही देता है, मगर तभी उसकी नजर कैरल पर पड़ती है। वह उनकी शादी की तस्वीर बनाकर उसे सजाने में लगी हुई थी। उसके चेहरे पर वही खुशी थी जो किसी ऐसे इंसान के चेहरे पर होती है जिसने आखिरकार अपना परिवार पा लिया हो। ये देखकर फिल चुप हो जाता है, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने अभी सच बोल दिया तो कैरल का दिल टूट जाएगा, और चाहे वह कितना भी स्वार्थी क्यों ना हो, अंदर से वह इतना बुरा इंसान नहीं था। उसी दौरान हम एक सुनसान सड़क पर एक ऑडी कार को तेजी से आते हुए देखते हैं। कार चला रहा इंसान फील के लगाए हुए आखिरी इंसान वाले बोर्ड को देखता है और तुरंत उसी दिशा में बढ़ने लगता है। यानी इस दुनिया में सिर्फ 3 लोग ही नहीं बल्कि कोई चौथा इंसान भी जिंदा था। उधर फिल अब भी अपने मन की लड़ाई लड़ रहा था। एक तरफ कैरल थी जिसने मुश्किल समय में उसका साथ दिया, और दूसरी तरफ मेलिसा थी जो बिल्कुल वैसी थी जैसी लड़की का उसने कभी सपना देखा था। अब सवाल ये था कि फिल अपने दिल की सुनेगा या अपनी जिम्मेदारी की। क्या वह कैरल को छोड़कर मेलिसा के साथ नई जिंदगी शुरू करने की कोशिश करेगा? और सबसे बड़ी बात, वह रहस्यमयी चौथा इंसान कौन है जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा है? इन्हीं सवालों के साथ इस भाग का अंत होता है। अगर आपको इस कहानी का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट में पार्ट 2 टाइप करें और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।